हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार सानी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ा था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स पर कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में ऑपरेशन ऑन ऑन मैट्रिसेस पर पहला टॉपिक हमारा इक्वल मैट्रिक्स का। पहला टॉपिक हमारा क्या आएगा इसमें? इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी? तो दो मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए कंडीशन ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो आइए डेफिनेशन को देख लेते हैं। इफ टू मैट्रिसेस if two matrices A is equal to Aij M cross N and B equal to Bij P cross Q are equal if दो मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij और B इक्वल टू Bij, P क्रॉस Q है और इसका ऑर्डर है M क्रॉस N, आर इक्वल इफ नंबर वन both matrices have same order, have सेम ऑर्डर। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। दो मैट्रिक्स के इक्वल होने की कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल तब होंगी जब उनका ऑर्डर सेम हो और साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। इसका मतलब अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में रो, इसके अंदर रो है m और इसमें रो कितना है p, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब m इज इक्वल टू p होना चाहिए एंड n इज इक्वल टू q होना चाहिए, n इक्वल टू q होना चाहिए। तो ये सेम होना जरूरी है। पहली कंडीशन ऑर्डर सेम, तो ऑर्डर सेम बना दिया अपन ने। इसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होने का मतलब ये हुआ कि ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। जो इसका एलिमेंट लेंगे वो और इसका एलिमेंट, दोनों एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी? पहली कंडीशन जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। दूसरा कंडीशन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ये इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन है, इसको पता होना चाहिए। चलिए, अब मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि इफ a इज इक्वल टू 2x p 4 -3 2 ये लिखा हुआ है। एंड एक मैट्रिक्स और है b इज इक्वल टू 4 3 4 -3 2 0 आर इक्वल। देन क्वेश्चन वाला कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पी क्यू। एक्स पी क्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है।
तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि दोनों मैट्रिक्स कैसी है, इक्वल है, ए और बी दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे और ऑर्डर सेम। तो ऑर्डर दिख रहा होगा आपको, दोनों का ऑर्डर सेम है। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रोज है 2, नंबर ऑफ रोज 2 और कॉलम हो गए 3। इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 और कॉलम 3, तो ऑर्डर तो सेम है। और दोनों मैट्रिक्स क्वेश्चन वाला इक्वल बोल रहा है। अगर क्वेश्चन वाला दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बोल रहा है, इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम हो, सॉरी, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये हुआ इसका A11 एलिमेंट और इसका 11, ये दोनों सेम होंगे। इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 4, और 2x इज इक्वल टू 4 होने का मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 2। x की वैल्यू तो आ गई भाई। फिर ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, इसका मतलब p की वैल्यू क्या आ गई, 3। ये हमारा p भी आ गया। इसके बाद ये और ये तो इक्वल है ही, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है 2 और 2। ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इसका मतलब q की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये आपको इक्वल मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती है, जब उनका ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। अब चलते हैं आगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के अंदर हमारा अगला टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, माने दो मैट्रिक्स का सम कब किया जा सकता है। तो दो मैट्रिक्स का सम करने के लिए आपको ध्यान रखना है पहली कंडीशन कि दो मैट्रिक्स का योग कब करेंगे, दो मैट्रिक्स का सम, दो मैट्रिक्स का सम तब पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, जब सम करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। और जो काम एडिशन के साथ करेंगे वो सारा काम सब्ट्रैक्शन के साथ होगा। इसका मतलब एडिशन पढ़ेंगे और इसके पैरेलली हमारा सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं इसके पहले पॉइंट की तरफ, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में। इफ A is equal to Aij M cross N and B is equal to and B equal to Pij P cross Q are two matrices, then A plus B is possible only when, ये कब पॉसिबल होगा, जब इनका ऑर्डर सेम हो जाए। इसका मतलब ये हुआ m इज इक्वल टू एन, एम इज इक्वल टू पी हो जाए, रो रो के इक्वल आ जाए, एंड साथ में n जो दिया है वो इसके इक्वल आ जाए, माने कॉलम कॉलम के इक्वल आ जाए। तो मतलब n इज इक्वल टू क्यू हो जाए। आगे बात समझ में, m इज इक्वल टू पी और n इज इक्वल टू क्यू हो जाए। तो मैट्रिक्स का सम कब पॉसिबल है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, जब दोनों का ऑर्डर सेम आ जाए। दूसरी बात, इफ A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस n लिखा हुआ है एंड B इज इक्वल टू Pij P क्रॉस Q लिखा हुआ है, तो इन दोनों का जब सम करेंगे A प्लस बी, तो सम करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो मान लेते हैं कि सम इनका पॉसिबल है, सम पॉसिबल है इसका मतलब इनका ऑर्डर भी क्या रहा होगा, सेम है। ऑर्डर ये और ये दोनों सेम है, तो जब इनका सम करने के बाद आंसर आएगा वो भी एक मैट्रिक्स आएगा और वो मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम होगा। और उस बात को कैसे लिखेंगे, Aij प्लस Pij, और यहाँ पर आप चाहो तो m क्रॉस n ऑर्डर लिख दो या आप चाहो तो p क्रॉस q ऑर्डर लिख दो, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि दो मैट्रिक्स का सम कब पॉसिबल है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया जाता है। अब आइए एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है हमारे पास 1 4 0 -2 3 1 एंड
एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 0 2 3 -8 4 5 और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि देन फाइंड ए प्लस बी। आपको ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो ए प्लस बी फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहला काम आप क्या सोचेंगे, क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है? आप बोलेंगे ऑर्डर सेम है सर इन दोनों का। तो इन दोनों जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो इनका मतलब एडिशन इनका पॉसिबल होगा। अब एडिशन पॉसिबल होगा तो ऐड करके देख लेते हैं। आइए एडिशन करते हैं दोनों मैट्रिक्स का। ए प्लस बी इक्वल टू, ए मैट्रिक्स दिया है 1 4 0 -2 3 1 प्लस 0 2 3 -8 4 5। अब इन दोनों का सम कर लीजिए। जब आप दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो 1 इसके साथ ऐड होगा 0 के साथ, 1 + 0 1। फिर ये 4 2 के साथ ऐड होगा तो 4 2 6। 0 + 3, 0 + 3 हो जाएगा 3, -2 -8 आप बोलेंगे -10 होगा। 3 + 4 7 होगा। 1 + 5 6। तो ये हमारा ये मैट्रिक्स का आंसर आ गया। तो इस तरह से मैट्रिक्स का एडिशन किया जाता है। जब भी किसी मैट्रिक्स का एडिशन करना होगा आपको ध्यान रखना है मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट हमारी जो बात है वो है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इस एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसको डिस्कस करते हैं। वन बाय वन सारी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर हो रही होगी आपको। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी की तरफ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है a + b = b + a। दो मैट्रिक्स अगर दी हुई है तो एडिशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप a + b कर दीजिए या b + a करिए, दोनों से आंसर सेम आता है। और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव। प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, कम्यूटेटिव। तो इसका मतलब मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। इस बात को ध्यान रखना कि मैट्रिक्स के अंदर नॉर्मल अलजेब्रा का सम या प्रोडक्ट नहीं होता है। इसीलिए आपको ये बात लग रही होगी कि इसमें क्या खास बात है, a + b = b + a। बहुत खास बात है, मैट्रिक्स नॉर्मल मैथमेटिक्स के जैसा कैलकुलेशन नहीं अलाउ करेगा। अभी हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो आपको फील आएगा कि उसके अंदर नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक बात है। चलिए अब अगर ये बात समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। आगे है a + b + c = a + b + c। का मतलब इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसका मतलब दो मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। इसका मतलब a + b + c = a + b + c होगा। ये एसोसिएटिव होता है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। इस बात को हम लोग याद रख सकते हैं ऐसे, बीमारी प्रॉपर्टी के नाम से। बीमारी के नाम से, पहले बीमारी इन दोनों में थी, पहले बीमारी इन दोनों में, अब बीमारी किन दोनों में हो गई, इन दोनों में। तो इसका मतलब इसको याद रखने का तरीका है कि पहले इन दोनों में बीमारी थी, अब इन दोनों में हो गई और दोनों में इक्वल बीमारी है, सेम बीमारी है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये बीमारी प्रॉपर्टी के नाम से इसको याद रख सकते हैं। तो मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। इफ a + b = 0 then we can write it a is equal to -b and b is called additive inverse of a। यहां पर अगर दो मैट्रिक्स का सम 0 आ जाए, दो मैट्रिक्स का सम 0 आ जाए तो एक मैट्रिक्स दूसरे की एडिटिव इनवर्स कहलाती है। एक मैट्रिक्स दूसरे की एडिटिव इनवर्स, माने a + b = 0 आ गया तो a = -b होगा। उस केस में b को a का एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। आप इसका उल्टा भी बोल सकते हो
ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, ऐसा भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जब कभी भी आपको किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स वो मैट्रिक्स होगी जिनमें दोनों का सम करने पर जीरो मैट्रिक्स आ जाए। ये जीरो मतलब जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स का सम करने पर आंसर क्या आएगा, मैट्रिक्स आएगा। और आपको पता है ना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा था, जीरो मैट्रिक्स को जीरो से लिखा जा सकता है। तो दो मैट्रिक्स का सम अगर जीरो आ रहा है तो वो दोनों एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मान लीजिए आपसे पूछा गया कि इफ ए इज इक्वल टू -240 और किसी ने कहा देन फाइंड एडिटिव इनवर्स, देन फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि इसका एडिटिव इनवर्स ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए कि क्या होगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना। इसका को पता है कि ऐसी मैट्रिक्स इसका एडिटिव इनवर्स होगी जिसका सम जीरो हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, पी है। लेट पी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। मान लिया कि बी ए का एडिटिव इनवर्स है। अगर बी ए का एडिटिव इनवर्स है इट मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। अगर ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो गया तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। आप जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 3 4 0 प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये टर्म को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ट्रांसफर करते हमारे पास बी क्या आ जाएगा। तो आपको पता है जब ये ट्रांसफर होगा उधर तो माइनस का हो जाएगा, और उस माइनस का जब सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सबका साइन चेंज हो जाएगा। जब सबका साइन चेंज होगा तो आंसर आएगा आपका 2 -3 -4 और 0। ये आपका एडिटिव इनवर्स, ए का एडिटिव इनवर्स बी क्या होगा, ये होगा। तो अब यहाँ से एक बात आप एकदम क्लियर समझ लेना कि जब भी आपको किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना होगा, जब भी किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना होगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसका साइन चेंज कर देना। उस मैट्रिक्स का जिसका भी एडिटिव इनवर्स पूछेगा उसका साइन चेंज कर देंगे। जैसे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स पूछा है तो आप क्या करेंगे, इसके साइन चेंज कर दीजिए। जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सबका साइन चेंज। जब माइनस का 2 था +2 हो गया, माइनस का प्लस का 3 था -3 हो गया, +4 था -4 हो गया, और जीरो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जीरो ही होता है तो जीरो लिख दिया। याद रखना जब भी किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स पूछे आपसे, आप उसके हर एलिमेंट का साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन इसके फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी लिखा हुआ है, दोनों सेम साइड हैं, प्लस के सेम साइड, अगर ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा आपका b प्लस सी, सॉरी b इज इक्वल टू सी, b इक्वल टू सी। अब आप कहेंगे कैसे कैंसिल हुआ, तो जब भी अब जो अपन ने एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, उसी से सोचिए a उधर चला गया, जब ये उधर ट्रांसफर होगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का ए, और जब माइनस का ए होगा तो प्लस से माइनस से पूरी तरह कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा b इज इक्वल टू सी। और b इज इक्वल टू सी आना ये कहलाता है कैंसिलेशन लो। कैंसिलेशन, याद रखना मैट्रिक्स कैंसिलेशन लो को फॉलो करता है। अगर जो सेम सेम मैट्रिक्स आ जाए एडिशन में तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। मैट्रिक्स एडिशन कैंसिलेशन लो को फॉलो करता है। सेम सेम मैट्रिक्स मिल जाए तो आंसर कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों सेम सेम मैट्रिक्स कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर, तो चारों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब पहले दो लोगों में बीमारी थी, फिर उसके पास वाले दो लोगों में शिफ्ट हो जाएगी। ए प्लस सी में थी, अब किस में आ गया, ए प्लस बी में आ गया, एक जना कॉमन रहेगा हमेशा। फिर अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, देन ए इज इक्वल टू माइनस बी, और उस केस में बी इज सेड टू बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। का मतलब किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे। फिर अगला कैंसिलेशन लो है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी लिखा हुआ है, ए और ए कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा बी और बी इक्वल टू सी। आई होप कि आपको मैट्रिक्स एडिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल है,
मैट्रिक्स एडिशन का मतलब ऑर्डर सेम और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, और साथ में प्रॉपर्टी भी याद होना चाहिए। अब आइए चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ और उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगला है हमारे पास, क्वेश्चन वाले ने दिया है कि फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड वाई इफ दिस इक्वल टू दिस। ये दो मैट्रिक्स का सम और डिफरेंस दिया हुआ है एक्स और वाई का, और क्वेश्चन वाला आपसे एक्स और वाई की मैट्रिक्स की डिमांड कर रहा है। तो एक्स और वाई मैट्रिक्स निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x माइनस वाई, एक फर्स्ट मैट्रिक्स, और वो दिया हुआ है 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1। ये पहली मैट्रिक्स हो गई। दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है x प्लस 2y इक्वल टू 3 2 5 माइनस 3 1 माइनस 2। ये दो मैट्रिक्स है और दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऐसा सवाल एग्जाम में आता है। आप जब इस चैनल पर पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, कंप्लीटली पढ़ लेंगे, मेरी पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ एग्जाम में आने वाला हर सवाल आपसे बहुत जल्दी और बहुत आराम से बन जाएगा। ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा होगा तो आपसे बोर्ड एग्जाम में ना बने। आप एकदम निश्चिंत होकर बहुत शांति के साथ पढ़ते रहिए और पढ़ने के बाद इसके नोट्स बनाते रहिए। इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है बोर्ड में, पूरा कंप्लीटली पढ़ाएंगे हम लोग। तो इसीलिए ट्रस्ट कीजिए और ट्रस्ट करने के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब ये दो मैट्रिक्स है और इन दोनों को सॉल्व करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप अब कहेंगे कि इन दोनों को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए एक्स और वाई दोनों के कॉफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, सेम। अब कॉफिशिएंट सेम करने के लिए हम एक काम करते हैं, वाई का कॉफिशिएंट सेम बनाते हैं। तो वाई का कॉफिशिएंट सेम बनाने के लिए इधर 2 है, इधर 2 हो जाए तो सेम हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से। पूरे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरे मैट्रिक्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ये मैट्रिक्स हो गए हमारे पास 1 और ये मैट्रिक्स हो गए हमारे पास 2। हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं बाय मल्टीप्लाइड 1 by multiplied equation number multiplied 2 of इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कर दीजिए इसको 2 से। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू, मैं इसको इधर लिखता हूँ ताकि वो आराम से सॉल्व हो जाएगा, स्पेस अपने पास खूब पड़ा है तो मिटा देता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस माइनस का 2y इज इक्वल टू, अब ये 2 स्केलर नंबर है, स्केलर या कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का इस मैट्रिक्स के भी सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कर दीजिए, जब सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 12 0 माइनस 8 4 और 2 आएगा। ये हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वेशन आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिख रहा है आपको, इस मैट्रिक्स को मैंने पूरे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए। अब आप देखेंगे जब इन दोनों का हम सम करेंगे तो दोनों का सम करेंगे तो माइनस का 2y प्लस का 2y कट जाएगा और ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 5x, और ये अगर 5x हो गया तो आपको पता है ये दोनों मैट्रिक्स भी ऐड होगी। और अभी हमने पढ़ा था मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम आ जाए, और दोनों का ऑर्डर सेम है, दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, ऐड कर दीजिए। तो 3 और 12 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। इन दोनों को माइनस 2 और माइनस 12 को ऐड करेंगे तो माइनस का 10 आने वाला है। फिर 5 और 0 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। -3 -8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -3, और -8 को ऐड करने पर आ जाएगा माइनस का 11। फिर 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5, फिर -2 और इसको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक काम करते हैं अपन, ये जो नंबर है ना इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, कि सारे नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, तो हम क्या बना लेते हैं +4। अगर ये +4 है तो पता है ये प्लस का हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई होकर +8 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते ताकि वो 5 से कैंसिल होके अच्छा दिखेगा। तो ये हमने करेक्शन किया थोड़ा क्वेश्चन में। अब आते हैं इसका डिवाइड कर देते हैं, इस नंबर से इसमें डिवाइड। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1/5 इंटू 15 - 10 5 5 5 और 0। इस 1/5 से सबको मल्टीप्लाई करो। जब आप 1/5 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3, ये होगा -2, ये 1, ये भी 1 हो गया, ये 1 और ये 0। तो आपके पास एक्स मैट्रिक्स आ गई है। अब ये जो एक्स मैट्रिक्स आई है, इस एक्स मैट्रिक्स से आपको वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक काम करते हैं, ये जो एक्स की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट कर लेते हैं, और वहां से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 2, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं x की वैल्यू को, तो उसको हमने यहाँ पुट किया, तो ये बन गया 3 - 2 1 1 1 0 प्लस 2y इक्वल टू, अगला ये हमारे पास ये इसमें मैट्रिक्स में पुट करें तो 3 2 5 3 2 5 के बाद -3 1 - 2, ये हमारे पास आ गया। अब इसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये उधर जाके पूरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक जैसा काम करेगा, कोई डिफरेंस नहीं है मैट्रिक्स के अंदर। ये हो जाएगा 2y इक्वल टू, अब जरा सोचो ये उधर जाके माइनस हो रहा है, एक पूरी टर्म उधर जाके माइनस, तो 3 - 3 आप बोलेंगे 0, 2 - -2 2 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4, 5 - 1 4, के बाद -3 - 1 -3 -1, तो -3 - 1 करेंगे तो -4 आ जाएगा। फिर 1 - 1 0, -2 - 0 -2 आएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई 2y की, तो मुझे y निकालना है तो 2 से डिवाइड, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा y का, वो आंसर आएगा 0 2 2 -2 0 और -1, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने बहुत आराम से x और y की वैल्यू को निकाल लिया है। अब अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो अब अपन समझते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या होता है। तो पहली बात तो यह है कि आपको पहली बात तो क्लियर होना चाहिए, स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट, स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहली बात, इफ a is equal to aij m cross n and k is any scalar matrix, so any scalar और कांस्टेंट, अगर a हमारे पास एक aij m cross n मैट्रिक्स है और k कोई कांस्टेंट है, k कोई कांस्टेंट है, अगर k कोई कांस्टेंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि इस k का जब हम a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट k है ना, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऑर्डर इसमें कोई लेना देना नहीं मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स हो उसको अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दो, उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, k का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा k इंटू aij m क्रॉस n, और ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ
कि जब कभी भी आपको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा किसी मैट्रिक्स को, तो उस मैट्रिक्स के अंदर उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है इसके अंदर। अब जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ a इज इक्वल टू 1 4 2 -2 4 0, और आपसे किसी ने पूछा कि देन फाइंड 5a, 5a फाइंड आउट करना है, तो आप इस ए मैट्रिक्स को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा 5a इक्वल टू 5 इंटू 142 -240। कर दीजिए मल्टीप्लाई आप इसको 5 के साथ, तो 5 का हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा ये 5, और 4 इंटू 5 20, 10 के बाद इसके साथ होगा -10, इसका इसके साथ होगा 20, 5 का 0 के साथ होगा 0। ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी उसके कांस्टेंट के साथ या स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चन जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन तीनों के ऊपर मिक्सअप में क्वेश्चन होंगे, जिनमें आपको एडिशन का भी यूज हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन का भी यूज हो रहा होगा, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी यूज हो रहा होगा, जो आज के हमारे तीनों टॉपिक थे। उन पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो उन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको एक्स की वैल्यू पता करके बतानी है। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि एक्स 2x 2 3x प्लस 2 इंटू 8 4 5x 4x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 24 10 6x। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये स्केलर चीज़ें दे रखी है ना, इनका अंदर मल्टीप्लाई करिए। पहले इनका मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद ऐड करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x स्क्वायर 4 3x, ये 4 नहीं होगा, x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x, ये होगा 3x, और ये होगा x स्क्वायर, प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 16, इसके साथ होगा तो 10x, इसके साथ मल्टीप्लाई 8, इसके साथ मल्टीप्लाई 8x इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 48, 2 का 10 से मल्टीप्लाई होगा 20, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12x। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, आप बोलेंगे सर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया जाता है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। जब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर इसके साथ ऐड होगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 16, 2x इसके साथ ऐड होगा, ये बनाएगा 12x, ये इसके साथ ऐड होगा तो 3x प्लस 8, यहाँ से ये इसके इक्वल होगा तो x स्क्वायर प्लस 8x, और इक्वल टू में आएगा 2x स्क्वायर प्लस 16 48 60 20 और 12x। ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल दिख रही है मुझे। अब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोग इक्वल करके देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे, तो हमारे को दिखेगा 12x इज इक्वल टू 48, और 12x इज इक्वल टू 48 है, इट मीन्स यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब इस सवाल में एक बार रुक के और चेक कर लीजिए कि बाकी भी एलिमेंट से x की वैल्यू 4 आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि कोई एलिमेंट x की वैल्यू कोई और भी दे रहा है, क्योंकि x की वैल्यू एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी, और 4 आना ही चाहिए हर किसी में।
तो आप एक बार इनको भी इक्वल करके देखिए। जब इनको इक्वल करके देखेंगे तो ये बनेगा 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से 3x की वैल्यू हो जाएगी 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4, 8 इधर आकर माइनस हो गया, तो यहाँ से भी x की वैल्यू 4 आ रही है। एक और कंडीशन है ये और ये, इसको भी देखते हैं कि ये आंसर भी 4 देगा या नहीं देगा। देख लेते हैं इधर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 12x। अब एक काम करते हैं, इस 12 इसको इधर लाते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12x इक्वल टू 0। आप बोलेंगे कि सर ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, और इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। का मतलब ये हुआ कि आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। आप बोलेंगे कि सर 0 पर तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो रही है, 0 पर मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगी, x की वैल्यू रख के देख लीजिए 0, और x इज इक्वल टू 4 पर तो हो रहा है इक्वल, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 4। जितने भी x थे जहाँ जहाँ सबसे वैल्यू निकाला और सबसे वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू 4। हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा x इज इक्वल टू 4 आएगा, कि इस पर ये मैट्रिक्स इक्वल हो रही थी। आई थिंक ये बात समझ में आया होगा। एकदम बोर्ड का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, इन क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। के बाद पीवाईक्यू भी हम लोग करेंगे इन चैप्टर्स के, तो आपको एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड का पेपर 3 घंटे का होता है, हम उस पेपर को 3 घंटे में करने वाले नहीं हैं। 2 से सवा 2 घंटे में पेपर पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए, और 80 में से 80 नंबर, इससे कम नंबर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और ये पूरा नंबर लाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। अगर आप ईमानदारी के साथ इस चैनल पर जुड़े हुए रहेंगे और रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। बोर्ड में इससे कम नंबर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए अब चलते हैं एक और बेहतरीन सवाल की तरफ। और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार सवाल है, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है। इफ दिस इक्वल टू दिस वेयर ABC आर मैट्रिसेस, ABC मैट्रिसेस है, देन फाइंड ABC। तो आपसे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि आप ABC को वैल्यू को बताइए। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, और बहुत आराम से बहुत स्मूथली ABC का मान हम लोग निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सवाल को। और इस सवाल को शुरू करते हैं तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 2 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा प्लस c। ये सवाल है और इसको सॉल्व करना है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर 2 मैट्रिक्स दी हुई है, ये मैट्रिक्स और इधर भी एक मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करने पड़ेंगे। पर मुझे इधर तो मैट्रिक्स की फीलिंग आ रही है, इधर तो मैट्रिक्स की फीलिंग ही नहीं आ रही, ये तो मुझे इक्वेशन के जैसा दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको अगर ये इक्वेशन के जैसा दिख रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तब हमारी थोड़ी सी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे, हमारा प्लान चेंज करेंगे। प्लान चेंज करने का तरीका ये है, क्योंकि हमारे को इधर मैट्रिक्स दिख रही है और इधर मैट्रिक्स नहीं दिख रही है, तो हम एलिमेंट्स को कैसे इक्वल करें। एलिमेंट्स इक्वल करना पॉसिबल हो नहीं रहा है, तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कि मुझे ABC की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे ABC की वैल्यू निकालनी है तो मैं लैम्डा की वैल्यू के बारे में सोचूंगा कि लैम्डा की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ABC में रिलेशन बन जाए, ऐसी कुछ वैल्यू जो लैम्डा के रखने पर ABC की वैल्यू आ जाए। तो जैसे ही मैंने ये लाइन बोला, आप में से कुछ लोगों को हिंट मिल गया कि सर आप एक काम करिए, सबसे पहले है ना आप लैम्डा को 0 लिख दीजिए, लैम्डा को 0 लिख दीजिए। आप जैसे ही लैम्डा को 0 लिखेंगे ना, ये भाई साहब शहीद हो जाएंगे, ये भी शहीद हो जाएंगे, सिर्फ मार्केट में C बचेगा और C की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सबसे पहला क्या काम कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं लैम्डा इक्वल टू 0।
सबसे पहले हम इसमें क्या पुट कर रहे हैं, लेमटा इक्वल टू 0, और जैसे ही लेमटा की वैल्यू 0 लिखेंगे सी की वैल्यू आ जाएगी, तो रख दो इसमें 0। तो 0 लिखते ही क्या हो गया, अब देखिए इधर ये 0 ये 0, यहाँ 1 बचेगा, ये 0 हो गया, -2 बचेगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, लेमटा 0 लिखते ही 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, और इधर ये दोनों 0 हो गए, ये दोनों 0, लेमटा 0 लिखते ही, और कितना आराम से देखिए सी की वैल्यू आ गई, बहुत ही आसानी के साथ सी की वैल्यू तो आ चुकी। अब सोचना है ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अब तो आपको हिंट मिल चुका है कि सर हमको लेमटा की वैल्यू रख रख के ही तो निकालना है। एक काम कीजिए ना, आप अब की बार आप लेमटा की वैल्यू इसमें क्या पुट कर लीजिए, लेमटा की वैल्यू 1 रख दीजिए। एक बार लेमटा की वैल्यू आप 1 रखिए, तो जब हम लेमटा की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, रखिए इसमें 1, जब आप इसमें 1 रखेंगे तो आपको दिखेगा 1 का स्क्वायर 1, और ये 1 2, और ये माइनस का 2, आप रख के देख लीजिए। देखिए मैं लेमटा की वैल्यू 1 रख के दिखा रहा हूँ, 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 1, 1 -2, 1 -1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 3 चाहो तो लिख दो 1 स्क्वायर, 3 इंटू 1, फिर यहाँ पर 1 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ लेमटा वहाँ वहाँ 1, ए लेमटा का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस बी प्लस सी। इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा आपके पास, इधर तो आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी, और सी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या आई थी, 1 -2 1 1, और इस साइड क्या वैल्यू है, तो इस साइड हो गया 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 1, और 1 -2 0 हो जाएगा, ये हो गया 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कहेंगे कि सर -1 आ रहा है, ये तो -1 हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 और 1 4, 4 -1 4 -1 3, के बाद ये लेमटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ नहीं लिखा मैंने, यहाँ भी रख देते हैं लेमटा स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ लेमटा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो 1 -1 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, ये जो सी की वैल्यू है ना उसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो जब आप इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास आएगा ए प्लस बी की वैल्यू, ये पूरी टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये होगा 0 -1 1 1, 0 -1 3 0, और ये पूरी टर्म उधर जाके माइनस, तो 1 -2 1 1। अब इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर ए प्लस बी की वैल्यू आ रही है मेरे पास 0 -1 -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 2 1, 3 -1 2, और 0 -1 -1। ये आ गया इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट। ये तो हो गया ए प्लस बी। अब एक काम करते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू आ चुकी है, अब हम एक छोटा सा और काम करते हैं इसमें, अगेन पुट लेमटा इज इक्वल टू -1। अब की बार लेमटा की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, -1। आप लेमटा की जगह -1 इधर रखिए, तो -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस का b, और ये प्लस सी, तो इस साइड वाली जो आपकी टर्म है ना वो बन जाएगी a -b प्लस सी, ये टर्म बनेगी, और इधर भी आप लेमटा की जगह क्या लिखने वाले हैं, -1। ठीक है, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इस बात को फील करना कि लेमटा की जगह -1 रख दिया आपने, तो -1 रखते हैं, -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ -1 डालते हैं, -1 -2 मल्टीप्लाई होकर +2, तो 1 + 2 + 1 आंसर हो जाएगा 4, तो आंसर आ गया 4। यहाँ लेमटा की जगह -1 रखा तो -1 -2 -3, के बाद यहाँ पे -1 लिखेंगे और यहाँ भी -1 लिखेंगे, तो 1 और -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो और माइनस है तो -1, 1 -1 0 हो गया, और ये माइनस का 3 देगा, -3 हो गया। आप आराम से रख के चेक कर लेना, तो यहाँ रखेंगे -1 का स्क्वायर +1, और 1 -1, तो ये आ गया आपके पास 0। अब एक काम करते हैं, सी की वैल्यू रखते हैं और सी को इधर ट्रांसफर करते हैं। जब सी की वैल्यू आप इधर रख के ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास a माइनस बी की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू 4 -3 0 माइनस सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1
-2 1 1। और ये आने के बाद अब आप कहेंगे कि सर अब तो आराम से a माइनस बी की वैल्यू आ गई मेरे पास, और वो a माइनस बी की वैल्यू क्या आई है, 4 - 1 3, -3 माइनस करेंगे तो +2 हो जाएगा, ये -1 -3 -1 -4, और 0 - 1 -1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये a माइनस बी की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर नाम देते हैं 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे, देख लेते हैं। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को सॉल्व करो भाई। a प्लस बी इज इक्वल टू गिवन है -1 1 2 -1, और a माइनस बी गिवन है, a माइनस बी गिवन है हमारे पास 3 -1 -4 -1, और इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम। तो वो मैं इधर लिख रहा हूँ, इन दोनों का सम करने के बाद क्या आने वाला है। तो आप जैसे इन दोनों का सम करेंगे, ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या आएगा 2a, ये आ गया 2a, और इन दोनों का सम कर लीजिए आप। जैसे सम करेंगे तो -1 + 3 + 2 हो जाएगा, 1 - 1 0, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट का सम हो रहा है 2 - 4 -2, के बाद -1 -1 -2। अब एक काम करते हैं, a की वैल्यू निकालना है तो 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 0 -1 -1, और ये आपके पास a आ गया है। अब आप अगर a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो b आ जाएगा, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो b आ जाएगा। तो b की वैल्यू मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप b की वैल्यू को निकालना, आराम से इन दोनों में से किसी में एक ही जगह वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पढ़ा, जिसमें हमने 3 टॉपिक पढ़ा है, इक्वल मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, और उन पर बेस्ड फिर हमने कुछ बेहतरीन सवालों को किया है। आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस मैट्रिक्स में। आपको मल्टीप्लिकेशन आना ही चाहिए, जरूर आना चाहिए, और उसका प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए। बहुत काम की और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों अगली क्लास में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को पढ़ रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोग पुराने लोग हैं वो एकदम निश्चिंत होकर इस चैनल पर लगातार बने रहें। लगातार आपके लिए कंटेंट मैं तैयार करके भेजता रहूँगा, कंटिन्यूसली वीडियो आती रहेंगी, आपके पढ़ाई में कोई समस्या नहीं आएगी, और पूरी पूरी कोशिश होगी हमारी एग्जाम से पहले आपका सिलेबस बहुत अच्छी की तरीके से करा दिया जाए, सारे PYQ करा दिए जाए, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एजर्शन रीजन और केस स्टडी, ये सारी चीज़ें करा दिया जाए। इस बात के लिए मैं निरंतर आपके लिए प्रयासरत हूँ। बस आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप मेरे इस मुहिम में साथ जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को जिन तक अच्छे टीचर नहीं पहुंच पा रहे हैं, या जो किसी अभाव में, गरीबी के कारण, पैसों के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, वहां तक इन चीज़ों को आप लोग पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। मैं आपके विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूंगा, और कंटिन्यूसली हम लोग इसके साथ जुड़े रहेंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आप मेरे पूरे चैनल पर सारे लेक्चर को अगर देखते हैं, कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आपके बोर्ड में एक भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, आपको लगातार चैनल पर जुड़े रहना है। साथ में कई बच्चों की एक क्वेश्चन था कि सर यूट्यूब से या ऑनलाइन से कैसे पढ़ा जाए, क्या केवल वीडियो को देखा जाए उससे काम चल जाएगा। तो उस क्वेश्चन का मैं इस वीडियो में जवाब देना चाहता हूं कि बच्चों, यूट्यूब पर पढ़ने का तरीका यह है, जो आप क्लासरूम में पढ़ते हैं बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही पढ़िए। आपको क्या करना है, मैथ्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है और सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है उस टीचर के पहले आप जो लिख रहा है, वो जब तक वो लिख रहा है, जब तक वो समझा रहा है, उस बात को कॉन्स्टेंटली ध्यान से देखते रहिए, और घर पर कॉपी पेन लेकर बैठिए। कॉपी किताब पेन आप लेकर बैठेंगे, और उसमें जैसे ही वो
पूरा क्वेश्चन या वो टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, जैसे जब वो नेक्स्ट स्लाइड पर जाने वाला है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और पूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर वापस वीडियो को रिस्टार्ट कीजिए, फिर वो जो टॉपिक सिखा रहा है उसको पढ़िए, फिर उसको कॉपी में वापस आप नोट डाउन कीजिए। उससे क्या फायदा होगा कि आपके एक प्रॉपर वे में नोट्स बनते रहेंगे और उसके साथ साथ आप सीखते भी रहेंगे। तो जब आपको रिवीजन करना होगा तो रिवीजन टाइम में फिर से आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक बार वीडियो देखा अच्छे से, देखने के बाद उसके नोट्स बना लिए अपन ने, नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज कर लिया, काम खत्म हो गया। और साथ में जो आपके एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है या आर डी शर्मा, जो भी आप बुक प्रेफर फॉलो कर रहे हैं, उन बुक्स के इनके इससे चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी करते रहिए। मैं बहुत जल्दी अब चैप्टर्स के पीवाईक्यू भी लाने वाला हूँ, तो आपकी सारी प्रॉब्लम की सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आई होप कि जो आप लोगों की क्वेरी थी कि कैसे पढ़ा जाए, मैंने उस बात को पूरी तरह समझा दिया है। तो बच्चों, आज हम लोग इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।